Hello everyone, this is Shaman. Welcome to my channel SG Tute. In my last lecture, I have explained the scope rules in C. If you have not visited yet, then you can click on the I button or you can see the link in the description section. Today we will start with the topic storage classes. So what are these storage classes? We will understand them today. Basically, storage class refers to defining the scope and lifetime of a variable or function declared within a C program, which means that it tells us about the function or any variable and उसकी validity, उसकी lifetime कितना है एक हमारे C program में. The storage class gives information about a variable or a function. ये हमारी कुछ information provide करती है about variables and the functions. Number 1, it defines the part of memory where the storage space will be allocated. किसी भी हमारे एक फंक्शन या फिर वेरिएबल को कहाँ पे मेमोरी एलोकेट होगी, स्टोरेज क्लास विल टेल अस. सेकंड, इट स्पेसिफाइज हाउ लॉन्ग द स्टोरेज एलोकेशन विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर दैट वेरिएबल और फंक्शन. अब जो हमने मेमोरी अपने फंक्शन या फिर किसी वेरिएबल को एलोकेट करी वो कितने टाइम तक वैलिड रहेगी वो हमारा बताता है स्टोरेज क्लास. द थर्ड वन, इट स्पेसिफाइज द स्कोप ऑफ वेरिएबल और फंक्शन. अब हमें इसके थ्रू पता चल जाता है कि हमारे वेरिएबल का या फिर फंक्शन का कौन सा स्कोप है. आई होप कि आपको स्कोप का मतलब यहाँ पे पता चल गया, एज आई हैव एक्सप्लेन्ड इन माई लास्ट लेक्चर द स्कोप रूल्स इन सी. एंड द लास्ट वन, इट ऑल्सो स्पेसिफाइज द डिफॉल्ट वैल्यू विद विच द वेरिएबल विल बी ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज्ड. ये एक डिफॉल्ट वैल्यू एलोकेट कर देता है किसी भी वेरिएबल या फंक्शन को. अगर हम उसे इनिशियलाइज करना भूल गए then the compiler will automatically initialize the value to it. अब वो एक garbage value है या फिर zero value, it will be according to our storage class कि वो किस टाइप का storage class है. So there are 4 storage classes. Number 1, automatic storage class. Second, register storage class. Third, external storage class. And the last one is the static storage class. And these are the keywords which are used to declare a storage class. लेट से हमें ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास का एक वेरिएबल या फिर फंक्शन बनाना है. सो वी विल यूज द ऑटो कीवर्ड. फॉर रजिस्टर स्टोरेज क्लास वी विल यूज द रजिस्टर कीवर्ड एंड फॉर एक्सटर्नल एंड स्टोरेज क्लास वी विल यूज एक्सटर्न एंड स्टैटिक रिस्पेक्टिवली. सो लेट्स अंडरस्टैंड ईच ऑफ देम इन ब्रीफ कि इनका फंक्शन क्या होता है और हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद आवर ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास. It is a default storage class for variables declared inside a block. किसी भी एक सिंगल ब्लॉक में हमने जितने भी वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रखे हैं that will come under the category of automatic storage class. The second thing, it will provide us that the storage, हमने इसे अपने प्रोग्राम में कहाँ पे मेमोरी एलोकेट करी, that is in our main memory. जो हमारी रैम है उसमें इसे मेमोरी एलोकेट हो जाएगी. The storage location will exist from the start till the end of the block in which the variable is declared, which means कि जिस ब्लॉक में हमारा वेरिएबल प्रेजेंट है उसके स्टार्ट और एंड तक ही उसकी वैलिडिटी रहेगी. उसके बाहर अगर हमने उस वेरिएबल को यूज किया तो we will get the error. Automatic storage class also provides us the information that in which block it is present. जो भी हमारा वेरिएबल है वो किस स्कोप का है. So that is it is R of block scope and automatically initialized to a garbage value. अगर हम अपने वेरिएबल को इनिशियलाइज करना भूल गए then the compiler will automatically initialize a garbage value to it. Let's understand a program of it. Now here we will write a program which will explain the concept of this automatic storage class. हम यहाँ पे अपना सिंपल सा प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें एक नाम के वेरिएबल को हम 3 अपने अलग अलग फंक्शंस में डिक्लेयर करेंगे एंड विल इनिशियलाइज द डिफरेंट वैल्यूज टू इट. एंड विद द हेल्प ऑफ ऑटो कीवर्ड वी विल अप्लाई आवर ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास. सो लेट्स स्टार्ट इंक्लूडिंग ऑल आर रिक्वायर्ड फाइल्स दैट आर द stdio एंड द conio one. आफ्टर इंक्लूडिंग द रिक्वायर्ड फाइल्स वी विल स्टार्ट विद आवर फंक्शन. अब यहाँ पे हम एक अपना यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट करेंगे. लेट्स से आई एम डिक्लेयरिंग द फर्स्ट फंक्शन ऑफ नेम print1 एंड वी विल राइट द एग्जीक्यूटेबल पार्ट हेयर. हम एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर रहे हैं a नाम का एंड उसमें वैल्यू डाल दी लेट्स से 10.
Now we will print this value with the help of printf function and will display the message that value of a in print1 function. And we are done with our first function, that is print1. Now we will declare the second function. Let's say I am writing its name print2. In this also we will write all the same statements, but यहाँ पे हम अपने a variable की value change कर देंगे. Let's say I am declaring a variable of integer type and storing the value 15 to it. After it, I will write the printf function and will display the message value of a in print2 is. And we are done with our second function also. Now we will create our main function and here we will write the same statements, that is int a is equals to कोई भी एक different value जो हमने print1 function में और print2 function में use ना की हो. Let's say I am here initializing the value 20 to it and will display the message value of a in main function is. And at last we will apply our getch function and will close the curly braces of main function. And in our void main function हम इन दोनों फंक्शन को अपना कॉल करेंगे with the help of function call. So I will write only the function name, that is print1. ये है हमारी एक calling statement for calling the function print1 and the second statement will be print2. यहाँ से हमारा second function call होएगा and will execute all the statements written in these separate functions. Let's understand the execution process कि हमने यहाँ पे ऐसा क्यों किया. So as we have to understand the concept of automatic storage class, हमने अपने तीन फंक्शन क्रिएट करे in which we have used a single variable जिसका नाम तीनों में सेम है but वैल्यू डिफरेंट है. हमें यहाँ पे समझना है कि अकॉर्डिंग टू ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास जो भी वेरिएबल हमारा एक सिंगल ब्लॉक में है वो ऑटोमेटिकली ऑटो कीवर्ड से डिक्लेयर होता है. दैट इज कि हम यहाँ पे ऑटो कीवर्ड अपना यूज भी ना करें तो ऑटोमेटिकली our automatic storage class will takes place. So हमने अपना वेरिएबल print1 फंक्शन में डिक्लेयर कर दिया and have initialized the value 10 to it. हमने उसकी वैल्यू प्रिंट करवा दी. नेक्स्ट वी हैव द सेकेंड फंक्शन दैट इज print2. अब यहाँ पे भी हमने a नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करा एंड उसमें वैल्यू इनिशियलाइज कर दी 15 एंड अगेन वी हैव डिस्प्लेड द मैसेज दैट वैल्यू ऑफ a इन print2 इज. जो भी वैल्यू यहाँ पे a में होगी वो प्रिंट हो जाएगी. द मेन थिंग टू अंडरस्टैंड इज दैट हमारा ये वेरिएबल जिस ब्लॉक में है उसी ब्लॉक में उसकी वैल्यू वैलिड रहेगी. सिंस वी हैव क्रिएटेड अ ब्लॉक स्कोप वेरिएबल, द वैलिडिटी ऑफ दिस वेरिएबल विल बी इन अ सिंगल ब्लॉक ओनली. सो लेट्स रन दिस प्रोग्राम and we get the output window with the message displayed value of a in main is equals to 20, value of a in print1 is equals to 10 and value of a in print2 is the 15. So जो भी वैल्यू a नाम के वेरिएबल में एक पर्टिकुलर ब्लॉक में प्रेजेंट है उसी के अकॉर्डिंग हमें अपना आउटपुट मिल गया. So this is a simple program which we have written to understood the concept of the automatic storage class. Let's move on to the second storage class, that is the register storage class. Here variables are declared with register storage class are stored in a CPU register instead of RAM. तो जैसा हमारे ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास में जो भी वेरिएबल्स होते थे वो हमारे स्टोर होते थे मेन मेमोरी में, बट इन रजिस्टर स्टोरेज क्लास द वेरिएबल्स आर स्टोर्ड इन अ CPU रजिस्टर. These are used when quick access to the variable is needed. Since they are stored in CPU register, तो CPU में जो भी अंदर उसके सामान है वो बहुत ही जल्दी हमारे सिस्टम को easily मिल जाएगा. So that's why they are used when quick access to the variable is needed. Like auto variables, register variables also have block scope and the allocated memory is available only till the execution remains in the block and the garbage value is given by default. So in this storage class also हमारे variables की validity तब तक है जब तक एक कंट्रोल अपने पर्टिकुलर ब्लॉक में है एंड द मेमोरी इज अवेलेबल ओनली टिल द एग्जीक्यूशन रिमेन्स इन द ब्लॉक. जैसे ही हमारा कंट्रोल ब्लॉक के बाहर आएगा देन इट विल नॉट रिकॉग्नाइज द वेरिएबल्स रिटर्न इन द पर्टिकुलर ब्लॉक. सो इसका भी हमारा एक सिंपल सा प्रोग्राम है विच आई विल शो यू इन माई अपकमिंग सेशंस.
जहाँ पे हम अपना एक रजिस्टर कीवर्ड का यूज करेंगे फॉर creating the storage class of register type. So today we have covered the two storage classes, that is the automatic storage class and the register storage class. In my next lecture I will continue with these storage classes and will explain you the external storage class and the static storage class. If you like my video, press the like button, share it with your friends, and if you are new to my channel, please do subscribe for the upcoming sessions. Thank you, have a good day, and don't forget to hit the bell icon.